नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड 2021-22 का पेपर। जो दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एग्जाम हुआ है डीएलएड का, इससे पहले 2021-22 का एग्जाम डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2021-22। तो ये कंप्लीट पेपर हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं डीएलएड उत्तराखंड के इंट्रेंस एग्जाम, उन सब के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद आंसर। और साथ में दोस्तों आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं 200-200 नंबर के, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2021-22 का। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। दोस्तों डीएलएड एग्जाम का जो यहाँ पे देखो 200 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें जो 50 क्वेश्चन शुरुआत के होते हैं वो होते हैं जीएस के, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। उसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो पहले 50 क्वेश्चन यहाँ पे जीएस और उसके बाद आएंगे रीजनिंग के। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 में, और यहाँ पे सूरत में इन्होंने जो अपना कारखाना स्थापित किया वो किया 1613 में। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन की मैं डिटेल्स भी आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा, और इधर इंग्लिश मीडियम वाले जो अभ्यर्थी है वो इधर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रिजर्व है? सही आंसर हो जाएगा रसिया के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? ब्रह्मपुत्र, सिंध, चिनाब या सतलज? सही आंसर हो जाएगा चिनाब। इनमें से केवल चिनाब नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत में, यानी ये भी तिब्बत से निकलती है। जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत चीन से, और जो सतलज नदी है ये भी तिब्बत से ही निकलती है। राक्षस ताल मानसरोवर झील के निकट है राक्षस ताल, वहां से ही इसका उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंध और सतलज ये तीनों ही भारत के बाहर से निकलती है, जबकि जो चिनाब नदी है इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? अब देखो यहाँ पे जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है प्रकाश की आवृत्ति। ऊर्जा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है? आवृत्ति की। अब जो आवृत्ति का क्रम होता है सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो हम तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से होता है। विविग्योर जो प्रकाश का कलर होता है श्वेत प्रकाश का, BGYOR, ये है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। यानी जो रेड कलर होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, जबकि जो विविग्योर होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। यानी इसकी आवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो आवृत्ति का ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब देखो विविग्योर की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, यानी इसकी ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगी। फिर इंडिगो और फिर ब्लू, यानी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीला प्रकाश। तो नीले प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उच्चतम होती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, हरा, उसके बाद येलो आ जाएगा, और उसके बाद रेड। जो रेड कलर होता है, जो लाल कलर होता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि विविग्योर की सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे किसकी होगी? नीला प्रकाश की। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आपका मूल कर्तव्य है, और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी एक मूल कर्तव्य है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति कौन है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति
क्योंकि इसी समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में और आर्टिकल 51 का में इन्हें रखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। सही आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि में। दोस्तों आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए, और उसमें आपको समय समय पर अपडेट किया जाएगा, उसमें क्विज भी कराए जाएंगे, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 के टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वालामुखी क्रिया, इसमें भी CO2 रिलीज होती है। श्वसन में भी CO2 रिलीज होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जैव पदार्थ का क्षय में भी CO2 रिलीज होती है। तो 1, 2 और 4, 1 to 4 यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कौन करते हैं, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR, ये गलत है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जब पुरस्कार मिला था वो मिला था ऑस्कर 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म द एलिफेंट हिस्पर्स, ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे RRR जो मूवी है उसका एक सॉन्ग है दोस्तों, नाटू 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 नाटू, और इस सॉन्ग को मिला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड किसे मिला, नाटू नाटू सॉन्ग, जो कि RRR मूवी का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता रहा, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 कप जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा, ये गलत है, क्योंकि भारत रहा यहाँ पे चौथे पायदान पर। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ये भी सही है। यानी पहला और तीसरा इसका सही है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को कराने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि ताकि आप देख सको कि किस प्रकार के प्रश्न अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज और वीकली करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो कर सकते हैं। उसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स कराते हैं रेगुलर, तो उसको आप जरूर फॉलो करें डीएलएड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो ये है अरावली, 11 का हो जाएगा सी ऑप्शन, और ये कहाँ है, मुख्यतः राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 213, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई। सही आंसर है संथानम समिति। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना कब की गई, 1964 में, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं। तो ये करते हैं यहाँ पे राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। जिला और जो सत्र दोनों न्यायाधीश किसके अंडर में काम करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। 50 का हो जाएगा सी ऑप्शन, और इसका उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल 235 में। दोस्तों संविधान मैंने कंप्लीट करा रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की, और उसमें आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कंप्लीट मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है। अब यहाँ पे देखो, विकास में जन भागीदारी, ये सही है। राजनीतिक जवाबदेही, तो राजनीति के लिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं लाई गई है, इसको गलत, ये गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय संग्रहण के लिए भी नहीं, क्योंकि केवल वित्त तो चाहिए नहीं, वित्त के लिए, वित्त के लोभ के लिए तो पंचायती राज व्यवस्था को लाया नहीं गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसका यहाँ पे पहला और तीसरा हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। पंचायत राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य हैं विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। यह है लेमन घास, 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेसाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुलेमान सिको ने। तो यहाँ पे उत्तराखंड जी के संबंधी क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उत्तराखंड जी के भी इसमें आते हैं। तो 19 का हो जाएगा बी ऑप्शन। भीमबेटका प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए, 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन। भीमबेटका जो ये गुफाएं ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, और ये शैल चित्र व शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है। खेल, सेवाएं, राष्ट्रीय विरासत और पर्यटन। तो इसमें सबसे सटीक है पर्यटन, क्योंकि पर्यटन देखो, पर्यटन में देश विदेश के लोग वहां पर घूमने आएंगे और वहां पर जो हस्तशिल्प या जो उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी उनको वो देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे और हस्तशिल्प जो सामग्री होगी उनको खरीदेंगे, तो वो फिर क्या पहुंचेगी, देश विदेश तक पहुंचेगी और ये राष्ट्रीय एकता को भी फिर बढ़ावा देगी। तो इसलिए इसमें पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कांग्रेस द्वारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर को ये हुआ था 1929 को, और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये भारत का और क्या है मैप, और इधर समुद्र है। तो कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य। 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें आप आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अब देखो, सेलुलोज, रेशम और रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। प्लास्टिक यहाँ पे प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्लास्टिक किससे बनता है, तो प्लास्टिक के जो मोनोमर है वो है इथेन या इथाइलिन, और इसका जब बहुलीकरण करते हैं तो प्लास्टिक बनता है। तो जो प्लास्टिक है ये कृत्रिम बहुलक है, जबकि सेलुलोज, रेशम और रबड़ प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी राज्य के राज्यपाल द्वारा। 27 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। अब देखो, पहले प्रायद्वीपीय क्या है। प्रायद्वीपीय जो स्थल होता है उसका मतलब होता है ऐसा स्थल जो पानी से घिरा हो, यानी जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो अधिकांश दक्षिणी भाग। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो है गोदावरी। तो इसको डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और गोदावरी को इसीलिए दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा, क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब है गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर।
25-25 सीधे आप यहाँ पे इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं। और प्रायः भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विदेशी व्यापार का नियमन। ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये 3 संकेतों को मुख्यतः ध्यान रखता है, ये तीनों आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा को देखकर। दूसरा है यहां पे शिक्षा का स्तर, और तीसरा है यहां पे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। तो ये 3 संकेत हैं और इसी के आधार पर ये क्या करता है, किसी भी देश की मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है एलपीजी का मुख्य घटक। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसका जो मुख्य घटक है वो है यहाँ पे ब्यूटेन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, ये है हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में। और कहाँ की थी? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 33 है मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो यह था तक्षशिला। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद। तो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, उत्तरकाशी में स्थित है। दोस्तों तो उत्तराखंड जीके से भी लगभग 7 या 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं और आपको उत्तराखंड जीके को भी लेके चलना है अगर आप जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? G20 की स्थापना 2003 में हुई थी, ये गलत है क्योंकि G20 की जो स्थापना होती है वो होती है 1999 में। G20 के अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, यानी टोटल 20। तो ये सही है। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है, जो कि हो चुका है क्योंकि अभी ये 2024 है। तो ये भी सही है, यानी इसका दूसरा और तीसरा ऑप्शन 2 और 3 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है जागेश्वर मंदिर समूह, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ये बिल्कुल सत्य है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। 8वीं और 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिरों समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा है, ये गलत है क्योंकि इसमें जो इसके निर्माण में जो मुख्य योगदान रहा है वो रहा है दोस्तों कत्यूरी शासकों का। कत्यूरी शासकों ने इसको बनाया, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। और इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला। तो देहरादून आ जाएगा सही आंसर। नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो कार्निया का उपयोग किया जाता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? नंद का। और समय शासक कौन था? घनानंद, जब सिकंदर ने आक्रमण किया। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई, तो कहां आई? 1943 में सिंगापुर में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 21 अक्टूबर 1943 को आईएनए सिंगापुर में अस्तित्व में आई 1943 में, और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की।
क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। गोल गुंबद कहाँ है? तो जो गोल गुंबद है ये है आपका बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे सबसे अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। अब यहाँ पे ओजोन दिवस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है ओजोन दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, जावा या विंडो 11? जावा सही आंसर हो जाए, क्योंकि जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई है? इंडियन पॉलिटी में दोस्तों मैंने इसके बारे में डिटेल्स पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। 46 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, तो ये आता है 1854 में। मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, मैकाले ये आया 1835 में। द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, ये आई 1944 में। और इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन, ये आया 1882 में। तो अब हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले है 1835 यानी 2, फिर है 1854 1, फिर है 4 और फिर है 3, 2143 यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 48 है, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? हाइड्रोजन का। 49 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 49 का बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्ग ने। 50 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों रीजनिंग का। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। महिला राजन की क्या लगती है? अब देखो यहाँ पे राजन ने एक महिला की ओर संकेत किया कि वह क्या है? राजन की माँ। वह औरत उस औरत की बेटी है जो कि मेरी माँ यानी राजन की माँ की पति यानी राजन के पिता की माँ है। यानी ये जो महिला है ये राजन की माँ के पति की माँ की क्या है? बेटी है। तो राजन की माँ के पति यानी राजन के पिता और राजन के पिता की माँ यानी राजन की दादी। तो ये है यहाँ पे राजन की दादी और इसकी ये बेटी है। तो राजन की दादी की जो बेटी होगी वो क्या हो जाएगी? राजन की बुआ हो जाएगी यानी राजन के पिता की बहन। तो यहाँ पे जो इसका संबंध है वो है बुआ। तो 51 का यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 से 53 तक नीचे दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप और 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, तो यहाँ पे इसके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 52 और 53 हल करना है, जो कि डीप का कोड कौन सी संख्या होगी और लुक्स का कोड कौन सी संख्या होगी। अब देखो इस प्रकार के सवाल आपको कैसे करने हैं दोस्तों। रीजनिंग की सीरीज भी यहाँ पे मैं आपको लेके आऊंगा उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम के लिए, और रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे आपके लिए 15 प्लस सेट और साथ में उसमें पिछले ईयर के जो पेपर हुए हैं उनके ये सभी क्वेश्चन भी डाले गए हैं। 50-50 क्वेश्चन रीजनिंग में, यानी 15 प्लस सेट अगर आपको रीजनिंग की चाहिए प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखो एक क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये आपको इसमें कॉमन देखना है। देखो स्काई इज ब्लू और सी इज डीप, तो इसमें जो इज है ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पे 481 और 246 में कॉमन क्या है? 4, और इसमें भी 4 कॉमन है, यानी यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो सी इज डीप और सी लुक्स ब्लू, यहाँ पे ये कॉमन है सी इज डीप और सी लुक्स ब्लू। तो 246 और 698 में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, यानी जो सी है इसका कोड क्या है? 6। अब यहाँ पे देखो
स्काई इज ब्लू, यहाँ पे ब्लू कॉमन है, और सी लुक्स ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू कॉमन है। तो 698 और 481 में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, तो ब्लू का कोड आ जाएगा 8। अब हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो हमें डीप ढूंढना है, डीप किसमें है, तो ये है सी इज डीप। हमें सी का कोड पता चल चुका है 6 और इज का कोड है 4। तो 246 में 6 किसका कोड है, सी का कोड है, और 4 किसका कोड है, इज का कोड है, यानी बचा 2। तो 2 किसका कोड जाएगा, डीप का कोड हो जाएगा, तो 52 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। अब 53 का देखो, तो यहाँ पे 53 क्वेश्चन क्या है, लुक्स, हमें लुक्स का कोड देखना है। तो लुक्स किसमें है, सी लुक्स ब्लू। तो सी का कोड हमें पता है 6 और ब्लू का कोड हमें पता है 8। तो 698 में 6 किसका है, सी का कोड है, 8 किसका है, ब्लू का कोड है। तो यहाँ बचा 9, यानी 9 किसका हो जाएगा, लुक्स का कोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर। तो इतनी आसानी से हमने बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पे निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, आप सीधे चल रहे हैं, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए हैं। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर हो तो प्रारंभ में आप किस दिशा में चल रहे हैं। ये दिशा और दूरी संबंधी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आप सीधे चल रहे हैं, आप सीधे चल रहे हैं, इस ओर आप चले, फिर आप बाईं ओर मुड़ गए हैं, आप मुड़ गए यहाँ पे। अगर आप सीधे चल रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो आप यहाँ पे बाईं ओर मुड़ गए हैं। यदि इस समय, जब आप मुड़ गए हैं, इस समय अस्त होता सूर्य आपकी बाईं ओर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मुड़ा मैं, अब मेरा बाएं इधर है और दाएं इधर है, लेकिन यहाँ पे जो अस्त होता सूर्य है वो यहाँ पे है, ये सूर्यास्त। तो प्रारंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे, तो जो अस्त होता सूर्य है वो किस दिशा में है, मेरे बाएं ओर है, और सूर्य अस्त कहाँ होता है, यानी ये क्या है, पश्चिम है, ये है पश्चिम। और प्रारंभ में इस ओर चल रहा था, तो पश्चिम के अपोजिट यानी इस ओर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूर्व। तो प्रारंभ में आप किस ओर चल रहे थे, पूर्व की ओर चल रहे थे। तो 54 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक देश एक्स का राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए किसी महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। यानी हमने इस महीने का राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी हमने इस महीने का चौथा शनिवार निकालना है। चौथा शनिवार की जो डेट होगी, जो तिथि होगी, क्योंकि इसका जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस चौथे शनिवार की यानी राष्ट्रीय दिवस की तारीख क्या होगी। अब देखो, राष्ट्रीय दिवस मंगलवार को प्रारंभ हुए महीने, तो जो महीना प्रारंभ हो रहा है वो मंगलवार को हो रहा है, यानी 1 तारीख को क्या है, मंगलवार है। और जब 1 तारीख को मंगलवार है तो 5 को क्या है, शनिवार है, पहला शनिवार। और इसका जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है वो चौथा शनिवार को मनाया जा रहा है। तो हमें चौथे शनिवार की डेट निकालनी है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी अगला शनिवार आएगा, पहला शनिवार 5 को, अगला शनिवार आएगा 7, 5, 12, तीसरा आएगा 19 को, और चौथा आएगा 19, 7, 26 को। तो 26 को आ जाएगा इसका चौथा शनिवार, और 26 को मनाया जाएगा राष्ट्रीय दिवस, यानी इसका 55 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये नॉर्मल क्वेश्चन था कैलेंडर का। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद नहीं है। यानी ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 और 9 नहीं है, यानी 6, 3, 9 नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखो, ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 तथा ठीक बाद में 9 नहीं है। तो 3 के पहले यहाँ पे क्या है, 9 है, 6 है। तो एक तो ये है, क्योंकि इसके ठीक पहले क्या है, 6 नहीं है, और ठीक बाद 9 नहीं है, क्योंकि इसके ठीक पहले क्या है, 9 है और बाद में 6 है, ये उल्टा है इसमें। तो एक तो ये है, फिर है यहाँ पे 6, 3, 9, ये तो है, फिर 3 का है, 1, 2, देखो ये 1, 3 यहाँ पे है, क्योंकि इसमें क्या है, 9 पहले है, 7 बाद में। और हमें क्या नहीं चाहिए, 6 और पहले नहीं चाहिए, 3 बाद में नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 पहले है, 9 बाद में है, यहाँ पे भी 6 पहले है, 9 बाद में है। तो केवल 2, 3, एक ये वाला है और एक ये वाला, ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद 9 नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं, 9, 3, 6 आ रहे हैं और 9, 3, 7 आ रहे हैं। हमें 6, 3, 9 नहीं चाहिए, तो इसमें भी 6, 3, 9 नहीं है, इसमें भी 6, 3, 9 नहीं है, यानी क्रम में 6 पहले नहीं होना चाहिए, 9 बाद में नहीं होना चाहिए। इसमें 9 पहले है, इसमें भी 9 पहले है, इसमें 6 बाद में, इसमें बाद में 7 है।
तो 2 ही 3 ऐसे हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एक बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 20 मिनट पहले ही छूटी है और अगली बस 10:35 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि अगली बस का हमें टाइम बता रखा है कि 10:35 पर अगली बस जाएगी और बस स्टैंड से प्रत्येक 55 मिनट पर दिल्ली के लिए बस रवाना होती है, यानी 55 मिनट पहले पिछली बस गई है। तो जब अगली बस 10:35 पे जाएगी तो जो पिछली बस गई है, पिछली बस ये कितने बजे गई है, 55 मिनट पहले, यानी 9:40 पे। और एक यात्री को बताया कि 20 मिनट पहले ही छूटी है। पूछताछ क्लर्क ने क्या बताया यात्री को कि 20 मिनट पहले ही छूटी है बस, यानी यात्री ने 20 मिनट बाद पूछताछ क्लर्क से बस के बारे में पूछा है। यानी यात्री ने कितने बजे पूछा है, 10 बजे। 9:40 पे बस निकली और 20 मिनट बाद यात्री वहां पे आया और पूछताछ क्लर्क ने उसे बताया कि पिछली बस 20 मिनट पहले ही छूट चुकी है। तो यानी पूछताछ क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी, 10 बजे सूचना दी, यानी इसका हो जाएगा 57 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते। अब यहाँ पे देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, लेक्चर इसमें मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे देखो कुल 40 अभ्यर्थी हैं, 40 क्या है, विद्यार्थी हैं, और इसमें हमें बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते। अब इसमें देखो 25 खिलाड़ी क्या बोल रहा है, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और 22 टेनिस खिलाड़ी हैं और 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ पे देखो 16 खिलाड़ी क्या है, 16 खिलाड़ी क्या है, क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो टोटल 25 खिलाड़ी थे ना जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इसमें ये 16 में से कुछ ये भी आ गए, 16 खिलाड़ी तो ये भी आ गए ना इसमें। देखो 16 जो खिलाड़ी है ये क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, तो 25 में से 16 खिलाड़ी तो कौन आ गए, जो क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी कितने हो जाएंगे, 25 - 16, तो 25 - 16 यानी 9 खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेलते हैं। और 22 में से देखो 22 में से 16 खिलाड़ी ऐसे जो क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं, तो केवल टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी, केवल टेनिस, तो 22 - 16 यानी 6 खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेलते हैं। अब देखो यहाँ पे 16 खिलाड़ी ऐसे जो क्रिकेट टेनिस दोनों खेलते हैं, 9 खिलाड़ी केवल क्रिकेट खेलते हैं, 6 खिलाड़ी केवल टेनिस खेलते हैं, तो इन तीनों का योग हो जाएगा 31 खिलाड़ी क्या है, खेल खेलते हैं। और कुल विद्यार्थी है 40, यानी 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार का खेल नहीं खेलते, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, दी गई आकृति में घनों की संख्या की गणना कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, घनों की गणना आपको करनी है। 20 इसमें आएंगे और इसमें आएंगे आपके 28 और ये सेम है तो 20 में आ जाएंगे, यानी टोटल हो जा रहे हैं आपके 68, 20 20 40, 20 60 और 8 68, तो 59 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये है डाइस, ओपन डाइस से संबंधित सवाल है और इस पर मैं वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा दोनों पे, ओपन डाइस क्लोज डाइस कैसे आपको गणना करनी है। जब एक घन बनाने के लिए निम्नलिखित आकृतियों को मोड़ दिया जाता है तब 5 डॉट्स वाली सतह के सामने कितने डॉट्स होंगे, यानी 5 के विपरीत क्या होगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक सतह को छोड़ के दूसरी सतह होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, यानी एक के विपरीत क्या होगा, 4, एक हमने छोड़ दिया ना, एक को छोड़ के देखो ये, फिर एक को छोड़ के इस घन को छोड़ के ये, तो ये और ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, और फिर बचे कौन, 3 और 5, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 61 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब भी अगर इस प्रकार कोई त्रिभुज आता है, ये तो इसमें क्या होते हैं 1 2 और 3, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं 1 2 और टोटल गिनो, अगर बीच में ऐसा क्या है रेखा है तो 2 और 1 3। तो यहाँ पे देखो ये भी उसी प्रकार का है, ठीक है, और ये भी उसी प्रकार का है, तो 6 तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन 6 तो इसमें आ रहे हैं, ठीक है, जो इस प्रकार के इसमें 2 बन रहे हैं ना,
इस प्रकार के इसमें दो बन रहे हैं, 1 और 2, तो 3 इसमें होंगे और 3 इसमें 6। लेकिन फिर इन दोनों को मिला के एक ये बन रहा है और फिर एक ये बन रहा है, यानी 8 त्रिभुज तो यहां पर है इसमें पूरे में। इसमें कितने 8, और इसी प्रकार ये भी सेम है तो 8 यहां पे हो जाएंगे। कितने हो गए आपके 16 हो चुके हैं। अब यहां पे देखो तो हमारे पास अभी निकल गए हैं 16, ठीक है 16 निकल चुके हैं। अब यहां पे देखिए आप ध्यान से, एक ये है और एक ये है, कितने हुए 2, तो 2 यहां पे हैं और 2 यहां पे होंगे, 4 और निकल गए, ठीक है 2 ये हो गए और 2 यहां पे हो चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब एक यहां पे आएगा ऐसे में और एक इसके अपोजिट, कितने हो गए 2, और फिर एक ऐसे में आ जाएगा पूरा 3 और एक ऐसे में आ जाएगा इसके अपोजिट 4, तो 4 हमें और प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन एक ये भी है फिर अंदर का और 2 और फिर 3 ये है और यहां से भी एक ये 4, तो देखो 8 8 16 17 18 19 20 और 8 4 4 8 28, तो इसमें 28 ट्राइंगल होंगे, 28 त्रिभुज होंगे। 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 62, पी एक्स वाई और जेड एक पेपर के टुकड़े को फोल्ड करने का अनुक्रम दिखाती है। आकृति जेड दिखाती है कि किस प्रकार फोल्ड पेपर को काटा गया है। आपको एक ऐसी आकृति को चुनना है जो आकृति जेड को फैलाने पर प्राप्त होती है। तो आकृति जेड को अगर हम फैलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है। इस प्रश्न में आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और संख्याओं का संयोजन दिया गया है। उस विकल्प को चुनें जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब जब भी आएगा तो आपको यहाँ पे, क्योंकि जल क्या होता है नीचे होता है ना, तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब लगाना है, जल दर्पण लगाना है। अब देखो इसका अपोजिट देखो यहाँ पे, ये तो यू तो सब में सेम है 4, तो 4। अब देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, अगर बी ऐसा है ना तो यहाँ पे जो ये उभार है ना उसी साइड होगा, राइट साइड ही। तो यहाँ पे देखो 4, तो 4 का जो उभार होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो केवल यहाँ पे देखो हाँ बी सी और डी में वो सही है, तो बी सी डी अभी में भी 4 सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे पी, तो पी यहाँ पे किस में सही है, केवल सी और डी में। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक क्या है, सी और डी सेम जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। 1 यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। 5 यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन बी देखो, बी का अपोजिट ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे किसमें, इसमें है। तो केवल बी का अंतर है इसमें और इसमें, इसलिए सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो जल प्रतिबिंब वो इस प्रकार दिखाई देगा। 63 का सी ऑप्शन। 64 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से आकृति एक्स के सही दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो ये जल प्रतिबिंब था तो इसलिए यहाँ पे नीचे लगाया, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे। तो ये है इसका दर्पण प्रतिबिंब। अब ये इस साइड के लिए होगा, तो जो ये चला जाएगा ये ऐसे होगा, ये जो तीर है ना इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार के इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें ठीक है सुलटा है, लेकिन इसमें उल्टा है, तो यानी बी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। 64 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है। किसी भी 2 आसन क्षेत्रों में समान रंग भरे बिना दी गई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो 65 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखो यहाँ पे 66 से 67 तक आकृति 1 और आकृति 2 एक विशेष तरीके से संबंधित है, यानी पहली और दूसरी एक विशेष तरीके से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुनकर आकृति 3rd एंड 4th के बीच समान संबंध स्थापित करें। जो आकृति 4 में प्रश्न चिन्ह का स्थान है। अब यहाँ पे देखो, जिस प्रकार पहली और दूसरी आकृति संबंध है, तो उसी संबंध के सापेक्ष उसी संबंध को ध्यान में रखती है ऐसी कौन सी आकृति है जो तीसरी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है, इसमें देखो पहले ए देखो, तो ए का जो बाहरी, यहाँ पे जो बाहरी भाग है
वो उसमें और बी में क्या अंतर है, उसमें और सेकंड में क्या अंतर है। तो जो ये है ए का बाहर वाला, ये 145 डिग्री घूम रहा है। देखो यहां से अगर ये 90 डिग्री घूमता है तो ये हो जाता है, लेकिन और फिर और 90 घूमेगा तो ये पूरा इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन ये क्या घुमा है, 90 तो पूरा घुमा है, लेकिन उसके बाद 45 और घुमा है, यानी इस साइड की ओर, यानी 145 ये घुमा है। तो बाहर वाला, अब ये अगर 145 घूमेगा तो पहले इसको 90 घुमाएंगे तो 90 ये हो जाएगा और 145 हो जाएगा ये। तो बाहर वाला ये किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सी तो नहीं होगा, ए बी डी में एक होगा। अब हम अंदर में जाएंगे, तो जो अंदर वाला है ये वाला, इसमें और सेकंड वाले में क्या अंतर है। तो अंदर वाला देखो ये है, अगर ये 90 घूमेगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर और 90 घूमेगा तो इधर चला जाएगा, यानी 180 घूम चुका है। लेकिन फिर ये घुमा 45 यानी इधर के लिए, यानी ये घुमा आपका 225 डिग्री। तो अब हम इसको भी घुमाएंगे, तो ये पहले 90 घूमेगा तो ये पहुंचेगा, फिर और 90 घूमेगा तो ये पहुंचेगा, और अगर इसको 45 घूमना है तो ये, तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा। देखो ये और यानी ए बी डी में बाहर वाली आकृति तो सेम है, लेकिन केवल ए जो ऑप्शन है उसमें अंदर वाली आकृति 225 डिग्री घूम रही है। बाकी इसमें तो केवल कितना घूम रही है, 145 घूम रही है। और इसमें तो इसमें कितनी घूम रही है, इसमें भी 225 घूम रही है, लेकिन इसमें बाहर की आकृति गलत है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसमें भी है लेकिन इसमें इसने ये गलत बना दिया है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। यानी जो बाहर वाली आकृति है वो 145 डिग्री घूम रही है और अंदर वाली आकृति 225 डिग्री। 67 का देखो यहाँ पे, तो 67 में देखो यहाँ पे पहले और दूसरे को, पहले इसका संबंध देखो। तो पहले दूसरे में जो व्हाइट है यानी ये वाली जिसमें कोई भी कलर नहीं है, ये बिल्कुल कहाँ आ रही है, इस साइड आ रही है, यानी 90 डिग्री। ये आ गई इस साइड, ये था ना पहले, ये था व्हाइट वाली, और ये पूरी व्हाइट वाली ऐसी हो चुकी है, यानी ये 90 डिग्री है। तो व्हाइट वाली इसमें 90 डिग्री आई, यानी ये जो व्हाइट वाली है यहाँ पे, इसका 90 डिग्री कहाँ हो जाएगा, इसका 90 डिग्री जो होगा वो होगा यहाँ पे, ठीक है। और ब्लैक वाली को देखें तो ब्लैक वाली घूम रही है, ये ना ब्लैक वाली, तो इसका 90 यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये इधर आ रही 145। और इसमें ब्लैक वाली अगर घूमेगी तो 90 इधर हो जाएगा, 145 इधर है, यानी ब्लैक वाली यहाँ होनी चाहिए। तो इसमें देखो ब्लैक वाली यहाँ पे है और व्हाइट वाली यहाँ पे, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 67 का डी। तो इसमें आपको एंगल देखना पड़ेगा कितना कोई घूम रहा है, और फिक्स उतना ही आपको करना है। 68 दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है, वह आकृति चुने जो अन्य से अलग है। अब देखो ए जो बन रहा है उसमें 3 रेखाखंड की जरूरत हो रही है, 1 2 और 3। एफ में भी 1 2 और 3, जेड में भी 1 2 3, और ई में 1 2 3 लेकिन 4। ई में 4 की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए ई आकृति क्या है, अलग है। डी ऑप्शन हो जाएगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69, ये क्लोज्ड है इसका आ गया। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इसमें देखो 6 और 1 7। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन नंबर लेना है। तो कॉमन नंबर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 को लीजिए और कॉमन नंबर एक दूसरे के अपोजिट लिखने हैं, तो 5 5। अब इसमें भी आपको क्लॉकवाइज घूमना है, इसमें भी आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है 5 से। तो 5 के बाद 2 है, तो 5 के बाद चलो पहले आकृति देखते हैं, ठीक है। ये पहली आकृति है, दूसरी आकृति है। 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद 1 है, तो 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 1। इसमें क्या है, 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, यानी 1 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 2 है। अब 5 के अपोजिट 5 हो नहीं सकता है, क्या बचा, क्योंकि 6 फलक में जो संख्या होती है घन की 1 2 3 4 5 6 होती है, तो 1 2 4 6 में मिल चुका है, 3 बचा ना, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 के ऊपरी सतह क्या होगी, 3, यानी इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जिसे आकृति x की खाली जगह यानी यहाँ पर भरा जा सके। तो इसमें सिंपल है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सीधे इसको भरना है यहीं पे, ये ना तो सीधा लेना है, बिल्कुल यहाँ पे जा रहा है, और जब यहाँ से यहाँ गया
तो यहाँ से भी एक यहाँ पे टच होगा और यहाँ पे ये पूरा इधर जा रहा है। यानी हमें कैसे आकृति प्राप्त हो रही है, ये है ना वो डब्बा जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये ठीक है। तो यहाँ से एक इधर जा रहा है, इधर से एक इधर आ रहा है और यहाँ से 2 डंडे ये जा रहे हैं। तो बताओ ये आकृति कौन सी है? तो ये आकृति आपकी सी वाली, देखो ये है ये, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 देखो आप, 71 में देखो ये आ रहा है पूरा, अब ये इधर के लिए है तो यहाँ से ये इधर के लिए होगा। देखो ये अपोजिट है ना एक दूसरे के, तो जैसे ये है वैसे ये बनेगा यहाँ पे और इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 बनेंगे, यानी ये। तो ये है इसका डी ऑप्शन, 71 का डी। आकृति प्रैक्टिस दोस्तों आपको बहुत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 10 से 15 आकृति वाले क्वेश्चन डाले हैं और वहां से आप काफी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15+ प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग के उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम के लिए स्पेशली, और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आप उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए एमसीक्यू रीजनिंग के प्रैक्टिस ले सकते हैं, 50-50 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट। लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ में दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं आपके लिए उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम 2024 के लिए, जो भी अभ्यर्थी डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जो कि स्पेशली डीएलएड के लिए बनाया गया है। अब नीचे दी गई आकृतियों में परिवर्तन का तार्किक क्रम क्या है? अब इसमें देखो सबसे पहले सिंपल जो यहाँ पे आकृति दी गई वो है सी, तो सबसे पहले लिखेंगे सी। अब सी के ऊपर लगा एक ये आकृति, तो बी होगा। फिर इस आकृति को हमने क्या किया, ब्लैक किया, यानी डी होगा। और फिर इस ब्लैक आकृति के ऊपर ये 2 आकृति और लगा दी, यानी ए। तो सी बी डी ए, यानी इसका ए ऑप्शन होगा, 72 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 से 75 तक, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ये पूरा घन की बात कर रहा है पहले, ठीक है। ये पूरा ठोस घन है एक, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये है, 8, 8 और 8, 8, 8 की विपरीत सतहों के जोड़े पर लाल, नीला और काला रंग किया गया है। यानी यहाँ पे भी काला रंग और इसके विपरीत जो सतह है उस पर भी काला रंग। इस पर क्या है, नहीं ये नीला है, ठीक है। यहाँ पे नीला है, उसके विपरीत भी नीला। यहाँ पे ये लाल है तो इसके नीचे जो सतह है वहां पे भी लाल कलर है। यहाँ पे काला है तो इसके अपोजिट भी काला कलर है, यानी इसने चारों ओर से कलर कर दिया। फिर प्रत्येक को 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काट दिया। अब प्रत्येक को इसने 2 सेंटीमीटर के ब्लॉकों में काट दिया। पहले पूरा एक घन था, अब इसने 2 सेंटीमीटर के ब्लॉकों में इसको काट दिया, यानी इसने फिर 2 सेंटीमीटर के घन बना दिए अलग अलग। यानी इसमें जो टोटल घन की बात करें, देखो यहाँ पे टोटल घन कितने हैं, 1 2 3 4 4 4 8 4 3 12 4 16 16 निचली सतह पे है, और 1 2 3 4 तो 16 चौको 64, 16 इस निचली सतह पे है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 64। टोटल जो घनों में इसने 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में जो काटा तो वो निकले 64 घन है इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कितने, जो क्वेश्चन है नीचे, कि कितने घनों की सतह पर, कितनी घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं है, ये हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो रंगीन कौन नहीं होंगे, जो बीच में होंगे, क्योंकि इसने जब यहां से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, तो बीच में जो घन होंगे, क्योंकि बाहर तो यहाँ पे पेंट है, यहाँ पे भी पेंट है, इसके अपोजिट पेंट है, इसके अपोजिट पेंट है, इसके अपोजिट पेंट है। तो पहले हमको ये देखना है कि कितने घनों पर पेंट है। तो 64 घनों में से कितने घनों पर पेंट है, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसको हमें कैसे करना है, इसमें पेंट है, इसमें पेंट है, इसमें पेंट है, इसमें पेंट है, जो बाहर वाले, तो हमने बाहर वाले गिनने हैं जिनमें पेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जो बाहर वाले हैं, और इसके अपोजिट यहां पर है जो, यानी 32। तो जो 32 है इसमें कौन सा पेंट है, नीला वाला, नीला पेंट है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा पेंट है, ये है काला पेंट। तो 1 2, यहाँ ये वाला नहीं गिनेंगे हम, ठीक है, ये वाला हमने गिन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 और इसके अपोजिट 16, 16 में काला पेंट प्राप्त हो चुका है। ये जो वैसे जो ये है इसमें क्या है, नीला और काला भी है, लेकिन अभी हम जिसमें सिर्फ काला है और वो काला और लाल भी है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखना है कि किसमें पेंट है। हमें पहचान क्या करनी है, जिसमें पेंट नहीं है। तो इनमें भी पेंट है, काला और कुछ में क्या है, लाल भी है साथ में। तो चलो अभी जो जिनमें पेंट है, 32 में पेंट निकल गया, 16 में पेंट निकल गया। अब देखो 4 ऊपर के, 1 2 3 4, 4 ये है और 4 इसके अपोजिट नीचे वाले इस लेयर के, इसके बिल्कुल अपोजिट। तो 8 ये निकल गए पेंट वाले, यानी ये कितना हुआ टोटल, 32 16 48 8 56, 56 हमें प्राप्त हो चुके हैं जिनमें क्या है, पेंट है। अब जो बचे हैं वो बचे हैं 8 जो कि बीच में है। अब यहां से तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं कि बीच में वो कैसे हैं, लेकिन वो बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है जो 8। वो घन क्या है, जो क्या है, रंगीन नहीं है। उनकी सतह, कोई भी सतह उनके रंगीन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 74, कितने घनों की केवल 2 सतहें रंगीन हैं। अब देखो दोस्तों, वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप इसका जवाब निकालोगे। अब देखो 2 सतह, जैसे ये वाला घन है 1 और 2, एक सतह नीली है, एक सतह इसकी क्या है, लाल। तो क्या है, 2 सतह से रंगीन है। जबकि जो ये वाला है 1 2 3, ये 3 सतह से रंगीन है। तो हमने इसको नहीं गिनना है, हमने इसको गिनना है। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है और सातवां ये है 8। तो 8 तो इस फेस पे क्या है, 2 तरफ से रंगीन है। 8 और 8 इसी के अपोजिट में होंगे, यानी 16 2 तरफ से रंगीन मिल गया हमें। लेकिन अभी देखो अभी और है 1 2, तो ये भी है ना, और 1 2, तो 4 ये हो गए। अब ये नहीं है क्योंकि एक ही साइड से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन इसके जो अपोजिट नीचे 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए और 4 इसके अपोजिट साइड होंगे, यानी 8। तो 16 यहाँ, 16 8 यहाँ थे, 8 इसके अपोजिट साइड यानी 16, और 4 यहाँ थे और 4 इसके अपोजिट साइड यानी 8। तो 16 8 24, तो इसके होंगे डी ऑप्शन, 74 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये पूछ रहा कितने घनों में 3 रंगीन सतह है। 3 रंगीन सतह किसकी है, जैसे यहां पे देखिए आप, 3 रंगीन सतह ना। तो एक सतह ये है लाल कलर, ये है नीले कलर की और ये है ब्लैक कलर की। यानी जो किनारे में, सबसे किनारे में जो घन है उसकी क्या है, तीनों सतह रंगीन है। तो एक ये हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा, 2 3 और 4। तो 4 यहाँ पे और 4 इसके अपोजिट 8, यानी 8 ऐसे घन होंगे जितने क्या है, जिसकी क्या है 3 रंगीन सतह हैं, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 75 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। प्रश्न आकृति में एक पैटर्न के खंडित भाग हैं, ज्ञात कीजिए कि खंडित टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी उत्तर आकृति बनती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, 2 त्रिभुज नहीं 3 त्रिभुज हमारे पास। तो 3 त्रिभुज किसे मिल रहे, और साथ में ये डॉटेड बिंदु भी हैं जो ब्लैक अंदर से। तो इसमें ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 डॉटेड बिंदु है और ब्लैंक है खाली अंदर से, और ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें बी और सी लग रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार की एक डिजाइन भी है। तो वो किसमें, वो इसमें है, ठीक है। और इसके अंदर उसने वो ब्लैंक बिंदु डाल दिया है, यानी 76 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक ये आ चुका है और 1 2 3 त्रिभुज भी आ चुके हैं और बीच में एक डॉट भी आ चुका है, ठीक है। और अगर हम इसको बात करें तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 त्रिभुज है इसमें, जबकि हमारे पास त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 त्रिभुज हैं, यानी 1 2 और 3, और एक हमारे पास चतुर्भुज है जिसकी आकृति इस प्रकार है, ये वाला, और एक डॉटेड बिंदु भी है। 77 का देखिए, तो 77 में देखो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति देखो किसमें है। तो इसमें ये है बिल्कुल एक तो ये है और एक ये है। 77 का यहाँ पे जो सही आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, आपको मैच करना पड़ेगा। 78 है, नीचे दी गई श्रृंखला की छूटी हुई आकृतियों को उत्तर आकृति में चुनिए। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो इसी में लग जा रहा है, ये देखो, और ये जा रहा है ऊपर की ओर, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये यहाँ पे गया, अब उसके बाद यहाँ पे जाएगा लेकिन ये इधर के लिए होगा, और फिर यहाँ पे जाएगा लेकिन ये इस प्रकार से होगा।
तो किस में है ये? केवल इसमें है, इस प्रकार से, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 79 ये भी सिंपल सा है, प्रश्न आकर दी गई है, यहाँ पे ढूंढना है। तो जैसे ये पहले और दूसरे में क्या संबंध है, देखो ये है और ये घुमा एंटी क्लॉकवाइज इस साइड, ठीक है, इस साइड घुमा, लेकिन जो अंदर के हैं, बीच वाला तो सेम रहा, लेकिन जो बाहर वाले हैं ये अंदर के लिए झुके फैले हुए थे, लेकिन अब इसमें ये बाहर की ओर फैल गए। तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज इसका इधर होगा, यानी ये झुकेगा इधर के लिए। और इसमें भी क्या है, अंदर वाला तो सेम रहेगा और बाहर वाला बंद है, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो नीचे के लिए होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, यानी ए, 79 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 से 81 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब यहाँ पे BEG के ADFG जिस प्रकार संबंधित है, तो PSVY से कौन उस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखो AB D+1 E F+1 G और J+1 K। तो उसी प्रकार जो ऑप्शन होगा, जैसे यहाँ पे अब देखो O+1 P, R+1 S, U+1 U V और X+1 यानी Y। तो PSVY आ रहा है ना, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा। 81 है यहाँ पे, और इनके प्रैक्टिस करेंगे हम अधिक से अधिक, और इनको आसानी से आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं उन लेक्चर पे आपको बताऊंगा। K/T अनुपात 11/20। तो जिस प्रकार ये संबंध है उसी प्रकार J/R से क्या संबंध है। तो K का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो 11वां स्थान है, 11 नंबर है, और T का 20वां होता है। तो J की बात करें तो J का होता है 10वां और R का होता है 18वां, तो यानी 10/18 इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, तो 16 4 कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 3 3 9, 3 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, 3 3 9 और 9 9 81, 81 9 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो उसी प्रकार 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 1 × 1 1 और 5 25, 25 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यानी 82 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 83 देखो आप यहाँ पे, तो 3 × 4, 3 × 4 प्लस 3 = 15, 3 × 4 और प्लस 3 करेंगे तो 15 आएगा, बीच वाला आएगा। 7 × 5 35 और प्लस 3 करेंगे तो 38 आएगा। तो उसी प्रकार 3 × 5 15 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 18, यानी इसका 83 का बी ऑप्शन आ जाएगा। अब है 84 से 86। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, एक विकल्प इनमें से भिन्न है। भिन्न विकल्प को चुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्या है, वेद हैं, लेकिन आयुर्वेद यहाँ पे वेद नहीं है, इसलिए 84 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 85 है ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति, ये गणित के भाग हैं, तो इसलिए यहाँ पे गणित भिन्न हो जाएगा। प्लासी, ये भी युद्ध स्थल है, हल्दी घाटी युद्ध स्थल है, पानीपत, इन तीनों जगह ये जो स्थान जान जाते हैं, युद्ध के लिए जाने जाते हैं, सारनाथ मंदिर के लिए, तो इसके लिए 86 का डी ऑप्शन हो जाएगा। सारनाथ अशोक के शिलालेख के लिए जाना जाता है, सारनाथ अभिलेख। 87 है उस पासे का चयन कीजिए जो एक प्रसारित पासे के दिए गए चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो ये ओपन डाइस है, और अगर इसको मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा किसके विपरीत क्या है। देखो 2 के विपरीत क्या आ गया, आपका 3 आ गया, 2 के विपरीत 3, 1 के विपरीत आ गया 5, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरा उसके अपोजिट होता है, और 4 के विपरीत आ गया 6। अब देखो अगर हम ए ऑप्शन में देखेंगे तो 2 3 यहाँ पे क्या है, परस्पर एक दूसरे के क्या है, परस्पर सतहों में, मतलब जो नजदीकी सतह हैं उसमें उससे संबंध है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 3 अपोजिट हैं, तो ये 2 और 3 परस्पर एक दूसरे की जो सतह होती है, नजदीकी सतह होती है, वहां पर नहीं रह सकते, तो ए नहीं होगा।
बी ऑप्शन है, इसमें देखो 4 6, लेकिन 4 से अपोजिट है, अपोजिट होने से ये एक दूसरे के बगल में है। सी ऑप्शन देखो 1 और 5, जबकि 1 5 क्या है, अपोजिट है, तो 1 और 5 अपोजिट होने चाहिए ना कि बगल में, तो इसलिए डी ऑप्शन होगा। 2 1 4, 1 2 4, देखो 1 2 4 और 2 के अपोजिट हो जाएगा नीचे 3, 1 के अपोजिट यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 4 के अपोजिट यहाँ हो जाएगा 6, इसलिए इसका डी ऑप्शन है। 88 है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा। अब देखो घंटे की सुई हमें पता है कि 3 बजे का समय दर्शा रही है, और एक घंटे में घंटे की सुई घूमती है 30 डिग्री और इसको घूमना है 135 डिग्री, तो 30 गुणा 4, 4 घंटे में कितना घूमेगी, 120 डिग्री, लेकिन ये 135 घूम रही है, यानी ये घूम रही है आपकी 120 15 डिग्री और घूम रही है ना, तो 4 घंटे, एक घंटे में 30 डिग्री और 15 डिग्री घूमेगी आधे घंटे में, तो 4 घंटे में 120 डिग्री और 4 30, यानी 4.5 घंटे ये घूमती है 135 डिग्री, तो 3 बज रही है और 4.5 घंटे बाद क्या बजेगी, तो 3 4 7, यानी 7.5, 7 30 हो जाएगा बी ऑप्शन, 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लॉक से संबंधी बहुत सारी ट्रिक्स दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जितने भी प्रश्न क्लॉक यानी घड़ी से बन सकते हैं रीजनिंग में, उसका मैं लेक्चर लेके आऊंगा और आपको डिटेल्स में प्रत्येक जो भी क्वेश्चन होगा, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। 89 है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्न किए और उसे 125 नंबर मिले हो तो बताए कि उसने कितने प्रश्न सही हल किए। अब यहाँ पे देखो 89 का ना कुल प्रश्न है 75, तो उसमें से सही प्रश्न भी है, गलत प्रश्न भी है। मानो जो सही प्रश्न वो है x और गलत प्रश्न है y, तो सही और गलत प्रश्न टोटल प्रश्न कितने हैं, 75 हैं। अब देखो, अब हम नंबर का बताएं, उसको 125 नंबर मिले हैं, तो x क्या है, सही प्रश्न है, और सही प्रश्न के उसको मिलेंगे 4 नंबर, यानी 4x। अब यहाँ पे देखो y क्या है, नंबर काटा जा रहा है यानी निगेटिव, माइनस, और निगेटिव मार्क्स के मिलेंगे, नंबर कितने कटेगा, गलत प्रश्न का 1 नंबर कटेगा, यानी ये y रहेगा। और अब देखो 4x यानी सही प्रश्न 4x और गलत प्रश्न 1y, यानी टोटल कितने नंबर आए उसके, 125 नंबर, क्योंकि 4 नंबर मिले अगर सही किया और 1 नंबर कटा है, 1y नंबर कटा है अगर गलत किया है, तो टोटल 125। अब देखो यहाँ पे y से y कट जाएगा और 4x और x 5x इजकल टू 125 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 200। तो हमें क्या निकालना है, हमें कितने प्रश्न सही किए, यानी x हमें निकालना है, x क्या है, सही प्रश्न है और y गलत प्रश्न है, तो x इजकल टू आ जाएगा 200/5, यानी ये कितना मिल जाएगा आपको 40, यानी उसने 40 प्रश्न बिल्कुल सही किए। x इजकल टू कितना आ रहा है, x यानी सही क्वेश्चन कितने आ रहे, 40 आ रहे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। अब देखो यहाँ पे 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। तो टोटल लड़कियां कितनी है, 21, और इसका स्थान बाएं सिरे से क्या है, 12वां है। तो दाएं से स्थान जो इसका अभी हो जाएगा, अभी ठीक है, जो अभी वर्तमान में जब ये खिसक चुकी है, तो दाएं से इसका स्थान हो जाएगा 21 माइनस 12 प्लस 1, कितना हो जाएगा, 10वां इसका स्थान अभी है। लेकिन हमें कौन सा बताना है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति हमें बतानी है। अभी इसका 10वां स्थान है, तो पहली स्थिति में क्या होगा, पहली स्थिति वो 4 स्थान दाएं ओर खिसकी है, तो 10वां स्थान अभी ये है इसका, तो दाएं ओर से 10वां स्थान ये है, लेकिन ये है ना 10वां, और ये खिसकी है 1 2 3 4 यहां से, तो 11 12 13 14, तो 14वां स्थान इसका क्या हो जाएगा, दाएं स्थान हो जाएगा। इसकी जो पुरानी स्थिति वो यहाँ पे थी और वर्तमान इसकी स्थिति यहाँ से 10वां हो रहा है, तो यहाँ दाएं से पुरानी स्थिति क्या हो जाएगी, 14वीं हो जाएगी। तो ये 90 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अब 91 से 93 तक निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं तथा सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर, सभी का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर है। रंजन पंक्ति के बाईं छोर से चौथा है,
जो रंजन है वो पंक्ति में बाईं ओर से, ये बाएं हो गया, ये इस प्रकार से सब उत्तर की ओर बैठ रहे हैं, उत्तर की ओर, ठीक है। तो रंजन बाईं ओर से चौथा है, 1 2 3 4, तो यहां पे है आपका रंजन। रंजन तथा सीमा के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं। अब देखो यहां पे, अब सीमा का फिक्स स्थान नहीं है, तो रंजन और सीमा के बीच दो व्यक्ति बैठते हैं। अब यहाँ पे अगर सीमा बाएं ओर है तो सीमा यहाँ पे हो सकती है, ये संभावना अभी, और अगर सीमा दाएं ओर है तो सीमा यहाँ पे भी हो सकती है। तो सीमा के भी दो स्थिति है, ठीक है, इसको आपको नोट करना है अभी। पूजा सीमा के तुरंत दाएं ओर बैठती है, अब पूजा यहाँ पे बैठती है, तो पूजा यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच बैठते हैं, पूजा व सीमा के बीच कोई व्यक्ति नहीं है, उतने ही व्यक्ति दिनेश और पूजा के बीच बैठते हैं। तो दिनेश यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है दिनेश। दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता। अब देखो दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठ सकता, यानी ये वाली स्थिति बिल्कुल गलत हो रही है। दिनेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाला बिल्कुल सटीक बैठ रही है, रंजन है, फिर यहाँ पे दो और व्यक्ति हैं, फिर यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे पूजा है, यहाँ पे दिनेश है। अब हम सवाल करेंगे, हमने पूरी स्थिति यहाँ पे लगा दी किस प्रकार वो बैठ रखे हैं। रंजन तथा दिनेश के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये दिनेश है, ये रंजन है, तो 1 2 3 4, 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 91 का हो जाएगा सी ऑप्शन। रंजन के सापेक्ष पूजा का क्या स्थान है, रंजन के सापेक्ष पूजा का स्थान, तो 92 का देखो रंजन के सापेक्ष, तो रंजन यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे है पूजा, यानी रंजन से दाएं और चौथे स्थान पे, दाएं से चौथे, 92 का डी ऑप्शन। 93 है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में यहाँ पे देखो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 93 का हो जाएगा 9। 94 है वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब वंडरफुल को अपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कैसे क्रमबद्ध करना है, यानी इनमें से जो पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसको पहले लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आता है डी, फिर आता है ई, इन्हीं में से देखना है आपको, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एफ, फिर आता है एल, फिर आ रहा है एम, फिर आ रहा है आपका ओ, और फिर आ रहा आर, ओ आर, और क्या बचे अभी, फिर आ रहा है यू, और फिर आ रहा है डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। अब इसके नीचे आपको यही लिखना है वंडरफुल, तो डब्ल्यू ओ एन डी ई आर एफ, एफ यू और एल। अब देखो डी के नीचे डब्ल्यू आ रहा है, ई के नीचे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, एफ के नीचे एन, एल के नीचे डी, एन के नीचे ए ई, ओ के नीचे आ रहा है आपका आर, आर के नीचे आ रहा है एफ, और यू के नीचे आ रहा है यू। तो केवल यू एक ऐसा यहाँ पे अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 1। 94 का ए। 95 कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, तो सबसे पहले क्या होता है लेखक, लेखक क्या करेगा, लेखक क्या करेगा, कथा करेगा, कथा लिखेगा, कथानक करेगा, यानी रचना करेगा, और जब ये कंप्लीट कर देगा तो फिर ये बनेगा आपका उपन्यास। तो 2 4 1, 2 4 1, फिर उसको प्रकाशित करेगा यानी 5, और फिर उसको पुरस्कार मिलेगा यानी 3। 2 4 1 5 3 किसमें, ये आ गया सही आंसर। 96 है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को कोड को MQVI लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में गेम का कोड क्या होगा, तो L+1 आ रहा है M, O+2 आ रहा है Q, S+3 आता है V, और E+4 होता है I। तो उसी प्रकार G+1 होता है H, A+2 BC, I+3 I JKL यानी L होगा, और N+4 R, तो HCLR, यानी इसका डी ऑप्शन। 97 है निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसमें 2 + 2 4, 4 4 8, और 8 6 14, और 14 8 22 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें देखो पहले इन्होंने 2 को योग किया
2 प्लस 2 इक्वल टू 4, फिर इसमें 4 प्लस 2 इक्वल टू, नहीं 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, फिर 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 और 14 प्लस 8 इक्वल टू 22। यानी इन्होंने 2 4 6 8 का जोड़ किया क्रमानुसार। तो यहाँ पे 22 आना चाहिए, 22 22 यानी बी और डी ऑप्शन में किसी एक को होना चाहिए। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो बी प्लस 1 सी, सी प्लस 2 सी डी ई प्लस 3 एच और एच प्लस 4 आ जाएगा एल, यानी एल और इसमें होगा 22 यानी 22 एल। तो 22 है बी ऑप्शन। 98 है लेखक का संबंध पाठक से उसी प्रकार से जिस प्रकार निर्माता का संबंध है। तो लेखक लिखता है किसके लिए? पाठक के लिए। तो निर्माता किसके लिए निर्माण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। 99 है यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा होगा? देखो यदि किसी माह का 7वां जो दिन है शुक्रवार से 3 दिन पहले आता है, यानी 7वें दिन के 3 दिन बाद शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार से 3 दिन पहले 7वां है तो 7वां से 3 दिन बाद क्या है, यानी 10वां दिन शुक्रवार है। तो शुक्रवार आता है 10वां दिन और हमें देखना है उस माह के 19वें दिन कौन सा आएगा। तो 10 साल 17वां दिन फिर शुक्रवार आएगा और 18 और 19 यानी शुक्र शनि और रवि। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 एक कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है तथा ए और बी के ठीक बीच में है तो कतार में कितने लोग हैं? अब यहाँ पे देखो इसको आपने किस प्रकार करना है। ए कतार में ए सामने से 18वें स्थान पर है, ए यहाँ से कितना है 18वें स्थान पर है, ये 18वां है, जबकि बी पीछे से 16वां स्थान पर है, यहाँ पे क्या है बी है पीछे से 16वां स्थान पर है। यदि सी सामने से 25वें स्थान पर है, सी यहाँ से 25वें स्थान पर है 18 और यहाँ से लेकर ये 25वें स्थान पर है, लेकिन ए और बी के ये ठीक बीच में है। तो 18 से 25 के बीच कितने लोग हैं? 18 से 25 के बीच, 18 से 25 के बीच है 7 लोग। तो यानी और सी और बी के बीच में इतने लोग होंगे तो 25 7 32 यानी बाएं से बी का स्थान हमें प्राप्त हो चुका है 32वां। सामने से ए का स्थान 18वां है, सी का स्थान 25वां है और बी का मिल चुका है 32वां। तो इधर से इसका क्या होगा फिर बाएं से, तो 32 प्लस 16, लेकिन बी को हम क्या कर रहे हैं, बी को हम यहाँ पे 2 बार नहीं गिनेंगे। 32 और 16 पे 2 बार आ चुका है ना बी, तो 32 इसका किससे है बाएं से और दाएं से इसका क्या है 16वां है। तो 32 16 48 और -1 करेंगे तब इसका स्थान आ जाएगा टोटल लोग आ जाएंगे फिर। तो 32 प्लस 16 48 -1 47 यानी इस पंक्ति में टोटल 47 लोग हैं। तो 100 का हो गया सी ऑप्शन। दोस्तों तो यहाँ पे मैंने आपको आज जीएस के 50 और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करा दिए हैं और रीजनिंग की क्लासेस आएगी उसमें आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर साथ में उत्तराखंड डीलर के प्रीवियस ईयर पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आपको जाना अपने गूगल पर और यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों जरधारी classes.in। जैसे आप इस लिंक पे दोस्तों क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल साइट और या आप इसका लिंक मैं दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवृद्धि के 1000+ दोस्तों इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे आप उत्तराखंड डीलर 2025 के लिए 10 मॉडल पेपर और इसमें उत्तराखंड डीलर के 5 प्रीवियस ईयर पेपर भी रखे गए हैं जो कि अब तक हुए हैं। यानी ये 200 नंबर के प्रैक्टिस सेट है जिसमें सभी सब्जेक्ट, इसमें 50 नंबर की रीजनिंग है, 50 की जीएस है, 50 का टीचिंग एप्टीट्यूड है और 50 की मैथ, यानी 200 नंबर के 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। लगभग 3000 क्वेश्चनों का संग्रह है इसमें आपके डीलर एग्जाम 2025 के लिए। और ये है रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट, 50 नंबर के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों आपके उत्तराखंड डीलर एग्जाम 2025 के लिए। तो इसमें से आप जिसको भी लेना चाहते हैं तो आपको उनमें से किसी एक पर क्लिक कर देना है, जिसको आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले आपकी प्रैक्टिस काफी महत्वपूर्ण साबित करेगी, आप एग्जाम में किस प्रकार का प्रदर्शन करोगे। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस आपको अधिक से अधिक करनी है और आपके प्रैक्टिस के लिए ही ये बनाए गए हैं ये सेट। तो इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी classes.in। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए धन्यवाद।